और क्योंकि पार्टिसिपेशन ही इतना ज़्यादा है तो डेफिनेटली है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, क्योंकि मैं चाह रहा था भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, पार्टिसिपेट करें। वो विनर होना ना होना एक सेपरेट थिंग है, अलग इशू है, लेकिन पार्टिसिपेट करें। हालांकि अगर मैं देखूं ईमानदारी से तो हमारे कॉलेज में स्ट्रेंथ कम नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा है। नॉन मेडिकल भी केमिस्ट्री स्टूडेंट पढ़ता है, मेडिकल का स्टूडेंट भी केमिस्ट्री पढ़ता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें यूँ नहीं कह सकते कि हमारे कॉलेज में से मोस्टली लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट फिर भी जितने लोगों ने किया है बहुत बढ़िया है, उनके लिए क्लैपिंग्स हैं। ओके, वो कॉन्ग्रेचुलेशन है उनको। और डेफिनेटली जब इन फ्यूचर कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। आप मुझे बताइए हमने कहाँ छोड़ा था। बोलो बेटा, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ छोड़ा था। किसी को ध्यान नहीं आ रहा? कहाँ छोड़ा था हमने लास्ट लेक्चर? ट्रांस इफेक्ट के एग्जाम्पल किए थे सर लास्ट में। ओके, तो वो बेटा आप लोगों को थोड़े समझ में आ गए? जहाँ तक हमने थोड़ा डिस्कस किया, जिसने भी कोशिश करी होगी थोड़ा बुक्स निकाल के देखने की, तो आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस। किसी तरह की बेटा कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप मुझे। अगर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कहीं भी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे यहाँ। चलिए आगे प्रोसीड करें फिर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप लोग क्या करना बेटा, जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म होगा तो मैंने एक शेयर किया है ब्रोशर तुम्हारे साथ। ओके, एक वेबिनार करवा रहे हैं GMN कॉलेज अम्बाला कैंट से मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप में से स्टूडेंट में से मोस्टली बहुत मैथमेटिक्स का बड़ा शौक रहता है। केमिस्ट्री आप लोग बहुत कम पढ़ते हो, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, है ना। तो वहाँ एक वेबिनार करवा रहे हैं वो, तो यू शुड गो फॉर दैट। रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए जब अगर टाइम लगता है जिस दिन। ओके, मैंने किया है, मुझे बताना भी थोड़ा सा इसको कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है कितने बच्चों ने, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट सारे ही चीज़ों के अंदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। वो मैथमेटिक्स है इसका ये मतलब नहीं है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसे नहीं चाहता हूँ, नहीं, मुझे पता है हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप लोग सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ों में ही गो थ्रू होना चाहिए, तो डेफिनेटली उसका आप रजिस्ट्रेशन करना, फिर डिस्कस करेंगे बाद में उसको। चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अब जो हमारी एप्लीकेशन ही चल रही थी एक तरह से ट्रांसक्रिप्ट की, और उसके अंदर एक आता है कुर्नाकोव टेस्ट। सुना है नाम आपने किसी ने? किसी ने सुना है बेटा इसके बारे में कुछ? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं बेटा, ये एक्चुअल में जो हम ट्रांस इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उसी का एक पार्ट है आगे, उसी की एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं बेटा आप। इम्पोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है बेटा, मैं कहूँ क्या एक्चुअल में ये साइंटिस्ट की बात करते हैं, वो साइंटिस्ट हैं जिनकी पिक आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी, आई थिंक सो। ओके, निकोलस सेमियोविक कोर्नाकोव किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? डेफिनेटली ये जाने किस लिए जाते हैं, टेस्ट है एक पर्टिकुलर, खास किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसपेक्ट को, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेस एंड ट्रांसप्लेटिन। ओके, रशियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया था। ओके, एक्चुअल में इन्वेंट क्या किया था इन्होंने, क्योंकि इनके नाम पे इस टेस्ट को दिया गया है कोर्नाकोव टेस्ट। इसमें होता क्या है इन जनरली बेटा, हम लोग जो हमारे पास सिस और ट्रांसप्लेटिन है उसको डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। डिस्टिंग्विश मतलब ये, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है और उसमें वो आपको ये पता करना है कि ये सिस प्लेटिन है या ट्रांसप्लेटिन है, तो ये उसको 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 डिस्टिंग्विश करके बता सकता है, ये जो टेस्ट जो इन्होंने दिया है या जो जो यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हमें, जब आपने पढ़ा होगा प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स जो ऊपर लिखा भी हुआ है प्लेटिनम Cl2NH3 ट्वाइस, तो ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ें हमें समझ में आती है, इसका सिस फॉर्म भी बन सकता है जो हमने पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिटेल में अच्छे से, और इसका ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। अब ये टेस्ट जो है कोर्नाकोव टेस्ट, इससे हमें ये थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई कौन सा आइसोमर जो हम यूज़ कर रहे हैं
स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्टेंट है हमारा, जो था यूरिया के साथ कंबाइन करके आगे रिएक्शन प्रोसीड करने वाले, जो इन्होंने बताया था, तो वो कौन सा सिस प्रोडक्ट है और कौन सा ट्रांस प्रोडक्ट है। ओके बेटा, तो इन्होंने कहा था कि जो आपका थायूरिया को अगर आप ऐड करते हो ट्रांसप्लेटिन में, ओके, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और सिस में जब ऐड करते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट करेगा। ठीक है बेटा, मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट पहले ना बता के मैं आपको स्लाइड पे ही लेके जाता हूँ सीधा, जहां आपको रिएक्शन से आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। ओके बेटा, अब यहां देखिए बेटा, जो पहली रिएक्शन है हमारी, उसके अंदर हमारा क्या है, सिस प्रोडक्ट है कि ट्रांस प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन में। बोलो बेटा, सिस प्रोडक्ट है या ट्रांस प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, पहला रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल जो है। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, सिस है ना बेटा, एडजेसेंट पोजीशंस पे है, सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड, इट मींस दिस इज योर सिस प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उसको ट्रीट करवाया या एडिशन किया इसमें थायूरिया का। ओके बेटा, और 2 मॉलिक्यूल डाले बेटा थायूरिया। अब 2 मॉलिक्यूल डाले, अब हमें देखना है कि जो हमारे पास ये जो 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 2 क्लोराइड आयन और 2 अमोनिया के जो लिगेंड सेंट्रल मेटल प्लेटिनम के साथ अटैच हैं, तो इनमें से किन को रिप्लेस किया जाएगा बेटा, सबसे पहले हमें देखना है। तो फिर हम जाते हैं ट्रांस इफेक्ट पे। ओके बेटा, ट्रांस इफेक्ट वाली सीरीज पे जाएंगे फिर, कि ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग वो सीरीज कैसे डिजाइन हुई थी, वो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आपको ध्यान होगा क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट इस स्टेप के अंदर एक क्लोराइड के अपोजिट जो अमोनिया है उसको रिमूव कर दिया बेटा, और वहाँ एक थायूरिया ऐड कर दिया, और दूसरी साइड भी जो क्लोराइड, जो दूसरा क्लोराइड है उसके अपोजिट साइड पे जो अमोनिया लिगेंड लगा हुआ है उसको भी रिप्लेस कर दिया हमें थायूरिया के साथ। यानी कि अब हमारा जो प्रोडक्ट बन गया अगेन सिस प्रोडक्ट ही है, बट क्या किया, अमोनिया को रिप्लेस कर दिया दोनों के दोनों थायूरिया ने। ठीक है बेटा, उसके बाद अगेन वो जो अब हमारा प्रोडक्ट बन गया है, जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, उसमें हमने अगेन क्या किया बेटा, थायूरिया ऐड किया। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अगेन सीरीज का ध्यान हो थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि थायूरिया था जो हमारा, उसका जो ट्रांस इफेक्ट था वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो डेफिनेटली जब आप और थायूरिया उसमें ऐड करोगे, तो थायूरिया को ऐड करना है तो फिर क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना बेटा किस अब किस लिगेंड्स को रिमूव करना है, अब कौन सा सब्सटीट्यूएंट है जो उससे सेंट्रल मेटल एटम से डिटैच होएगा और दूसरा कौन सा आके अटैच होगा। तो थायूरिया का हमें पता है, ध्यान है, ट्रांस इफेक्ट हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली जो थायूरिया लगा हुआ एटम के साथ अटैच है, वो अपने जो उसके अपोजिट साइड में क्लोराइड आयन लगा हुआ है, ओके बेटा, उसको वो क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा उसका, यानी कि वहां जाके क्लोराइड, दोनों क्लोराइड हट जाएंगे और उनकी जगह क्या आ जाएगा, थायूरिया। ओके बेटा, यानी कि आपने क्या किया, आपने रिएक्टेंट लिया, ओके, और वो हमारा है सिस प्रोडक्ट। अगर बेटा आप उसकी थायूरिया के साथ रिएक्शन करवाते हो तो फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारे पास, कि चारों के चारों जो लिगेंड थे हमारे वो थायूरिया हो गए। ओके बेटा, ये एक चीज है, तो एक पॉइंट है, यानी कि हमारे पास सिस प्लेटिनम था, वो क्या हो गया, उसमें चारों के चारों लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, चारों के चारों रिप्लेस हो जाते हैं अगर आप उसमें थायूरिया डालते हो तो। चलिए अब देखते हैं ट्रांस प्रोडक्ट की बात करते हैं। नीचे वाले रिएक्शंस में अगर आपको जो नजर आ रहा होगा, तो ये हमारा क्या है बेटा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड्स एक दूसरे से अपोजिट अवेलेबल हैं, सिचुएटेड हैं, तो डेफिनेटली दिस इज योर ट्रांस प्रोडक्ट। ओके बेटा, इसमें थायूरिया ऐड कीजिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर एक यूज की डाला बेटा उन्होंने। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा निकलेगा। अब इसमें ध्यान से देखिए बेटा, ये अब इसमें वही चीज लगाएंगे, वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने उस दिन पढ़ा था। ओके बेटा, नो डाउट क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है अमोनिया से, लेकिन अमोनिया और क्लोराइड एक दूसरे के अपोजिट कहीं नहीं है इसमें ट्रांस इफेक्ट के अंदर। ट्रांस इफेक्ट में तो क्या है बेटा, सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड लगे हुए हैं। ओके बेटा, तो डेफिनेटली क्लोराइड के अपोजिट क्लोराइड है, तो डेफिनेटली क्लोराइड आयन रिमूव होगा और थायूरिया वहां लग जाएगा, क्योंकि क्लोराइड की कंपैरिजन में क्लोराइड आयन अगर इसके अपोजिट साइड पे लगा तो उसको रिप्लेस करना ज्यादा इजी है। ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, याद है आप लोगों को, ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक बजाय कि अमोनिया के अपोजिट साइड में अमोनिया लगा उसको रिप्लेस करने में। ध्यान है या नहीं, ये बताइए पहले। कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो बेटा, हैं, इतने स्टूडेंट हो यस मीटिंग के सर। अंदर बेटा। हाँ ध्यान है ना बेटा,
हमने बताया भी था कि जो मेटल का और नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा की होने की वजह से क्या होता है, वो उतना लेबाइल नहीं होता। जबकि हैलोजन और मेटल एटम की जब हम बात करें तो हमने कहा था कि वो लेबाइल ज़्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। अब लेबाइल होगा इट मीन्स क्या है, उसकी रिप्लेसमेंट ईजिली हो सकती है। ओके, हमने डिस्कस भी किया था बेटा लास्ट लेक्चर में ना, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा बेटा, क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा और सॉरी और थायोयूरिया उसकी जगह आ जाएगा बेटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर अगेन क्या हुआ बेटा, अगेन आपने क्या करना है, थायोयूरिया ऐड करना है। अब अगेन देखिए बेटा क्या है, अगेन क्योंकि थायोयूरिया के ऑपोजिट साइड में अब क्लोराइड आयन है बेटा। अब क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। ओके, अमोनिया अमोनिया ऑपोजिट एक साइड के हैं, उनका तो सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड है, किसी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा नहीं है एक दूसरे के कंपैरिजन में, बट यहाँ थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो ये क्या करेगा बेटा, थायोयूरिया क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देगा। ओके बेटा, तो यहाँ जाएगा थायोयूरिया अगेन, यानी कि यहाँ देखो अभी भी ट्रांस प्रोडक्ट से ट्रांस प्रोडक्ट ही बनाया, मतलब कि वहाँ क्या हो गया, वहाँ तो सारे के सारे लिगेंड ही उनका सबका ही सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ सिर्फ क्लोराइड आयन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ओके बेटा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। समझ में आ गई ना? हाँ, ये मतलब ये एक कुर्नाकोव टेस्ट है, इसको बोलते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? ये वो स्क्रीन पे मैं इसलिए लेके आया था ताकि आपको मैं थोड़ा समझा सकूं कि ट्रांस इफेक्ट के टर्म के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ओके बेटा, वही है कि जैसे ही आप थायोयूरिया को ऐड करते हो ट्रांसप्लेटिन में, ओके, उसमें क्या होता है, जो क्लोराइड आयन होते हैं एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन से उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है और वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, उससे आगे फर्दर नहीं होती। जबकि हम सिस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें थायोयूरिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि चारों के चारों लिगेंड क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, जो पहले जो लिगेंड थे उनमें से कोई बचता ही नहीं है। जबकि ट्रांस प्रोडक्ट के केस के अंदर बस यहाँ तक ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, उसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ओके बेटा, ये सिंगल स्टेप में दिखा गई, ये भी सिंगल स्टेप में ही होती है, बस ये प्लस थायोयूरिया दिख करके दिखा दिया एक साथ ही कि भाई ये निकल गया और ये निकल गया। ओके, क्लियर है? तो ये कुर्नाकोव टेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये जर्नल टर्म में भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि मैंने अमोनिया और क्लोराइड लिया था, वहाँ हमने जर्नल ले लिया, दो सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड दिखा दिए ए और एक्सेस। थायोयूरिया क्योंकि ये सिस प्रोडक्ट है, अगर इसको थायोयूरिया के साथ रिएक्ट करते हो तो ये क्या करता है, अगर सिस प्रोडक्ट है आपके पास तो ये चारों के चारों लिगेंड को रिप्लेस कर देता है और थायोयूरिया अटैच हो जाता है वहाँ पर। ओके बेटा, और इन केस अगर आप ट्रांस प्रोडक्ट की बात करते हो, ओके बेटा, अगर आप ट्रांस प्रोडक्ट की बात करते तो वहाँ सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ दो लिगेंड्स का। जैसे एक्स यहाँ हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों हेलोजन बाहर जाएंगे, या क्लोराइड है तो क्लोराइड और थायोयूरिया आ जाएंगे और ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, इससे आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो कुर्नाकोव टेस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इसके बारे में। अब जो आगे डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके बेटा, काफ़ी कुछ तो हम पढ़ चुके हैं बेटा इसके बारे में ना, हमने डिस्कस भी किया हुआ है पिछले कुछ जो हमारे रहे थे, जब हमने रेट ला पढ़ रहे थे तो वहाँ हमारे डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअल में हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेनली क्या होती है, बायमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। बायमोलिकुलर तो मतलब समझ रहे हो, रिएक्टेंट भी यूज होगा और एंटरिंग लिगेंड की भी कंसंट्रेशन पे कहीं ना कहीं हमारा रेट डिपेंड करता है। ओके बेटा, और क्योंकि जब आप बायमोलिकुलर की बात कर रहे हो, एंटरिंग लिगेंड की बात कर रहे हो, कि एंटरिंग लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं, और आपके रिएक्टेंट पे भी जो ऑलरेडी जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास पहले उस पर भी डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली तो क्या होगा, तो जो वो रिएक्शन प्रोसीड होगी उसे वो किससे होगी, एक्सपेंशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका बढ़ जाता है। ये हमने पढ़ा भी था पिछली बार। उसका रीजन क्या है बेटा, मेनली अगर आप देखोगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, लेफ्ट साइड को आपको स्क्रीन पे विजिबल भी हो रहेगी, सबसे कॉर्नर में आपको नजर आ रही होगी। हमने एक जर्नल एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ले ली, एम मेटल है जिसपे 4 लिगेंड लगे हुए हैं, A1 A2 B और X, और एंटरिंग लिगेंड है Y। अब देखो बेटा ये स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि उस प्लेन में जो लोब्स उसकी परपेंडिकुलर पोजीशंस पे होंगे और यू कैन से एक्सियल पोजीशंस पे होंगे। ओके, जो एम्प्टी लोब्स होंगे तो वहाँ टेंडेंसी क्या है, वहाँ Y जो एंटरिंग लिगेंड है वो अपने लोब्स के साथ जब आएगा तो उसके साथ उस पर अटैक कर सकता है। उसके लिए ओपन है, नीचे से भी अटैक कर सकता है नीचे, और ऊपर की तरफ से भी अटैक कर सकता है। ओपन है वो एरिया, वो इजीली अटैक
कर सकता है, उस प्लेन से ऊपर से अटैक करे, चाहे अबो द प्लेन करे या बिलो द प्लेन करे, क्योंकि जैसे ही वो उसके अटैक करेगा तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 था पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, वो अब क्या हो जाएगा 5। यानी कि एक कंडीशन तो ये नजर आती है कि वो प्रोसीड कैसे करेगी, मतलब रिएक्शन स्पीडली के चांसेस जो हमें नजर आ रहे हैं कि एक तो ये पॉइंट नजर आता है कि डेफिनेटली उसके पास अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन दोनों पे ऑप्शन खाली है, वो बड़ी स्पीडली अपने अटैक कर सकता है और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ एक न्यू ज्योमेट्री या यू कैन से ट्रांजिशन स्टेट बना सकता है या इंटरमीडिएट बना सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि जब हम ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं तो मोस्टली हमने देखे थे निकेल प्लेटिनम वगैरह ये बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये कॉन्फ़िगरेशन है इनकी वो D8 कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जब आप बात करते हो D2sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है डी का एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है और बाकी ऑर्बिटल अंदर यूज हो चुके हैं। तो D8 सिस्टम हम मान के चलते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि D8 सिस्टम है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि जब इसमें जो D8 सिस्टम है उसके अंदर जो pz ऑर्बिटल है, ओके बेटा, वो क्या होता है एम्प्टी होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि DsP2 है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है DsP2, यानी p के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एक ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी है। ओके ओके बेटा, तो इसने जेड एक्सिस के अलॉन्ग pz ऑर्बिटल को मान लिया है कि मान लीजिए वो हमारा क्या है वैकेंट। मानना क्या हो तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल तो यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, DsP2 sp2 आ रहा है वर्ड, ओके, तो एक ऑर्बिटल तो एम्प्टी ही रहेगा। तो अगर वो एक ऑर्बिटल pz मान लो, तो अगर वो एम्प्टी है, रिलेटिव लो एनर्जी है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी एक टेंडेंसी क्या है, वो इजीली एकोमोडेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि ये 2 पॉइंट तो हमें नजर आते हैं कि एक चीज तो ये है कि उस प्लेन के स्क्वायर प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है एंटरिंग लिगेंड और नीचे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ओपन है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है जिसकी वजह से उसको दिक्कत होए। और दूसरा पॉइंट ये भी नजर आता है कि उसमें जो आपकी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो उसमें pz ऑर्बिटल एक एम्प्टी है अवेलेबल, तो उसकी वो टेंडेंसी क्या है, वो एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है एंटरिंग लिगेंड के साथ, तो और वो इजीली एक इंटरमीडिएट बना सकते हैं जिसमें 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे कि ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है ये वाला यहाँ। ओके बेटा, तो यहाँ से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से 5 कोऑर्डिनेशन बनाया और अगले स्टेप में आपको पता ही है यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स रिमूव होता है। तो इसमें एक चीज और जो हमने उस टाइम भी पढ़ी थी कि जो ज्योमेट्री हमारी थी, जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी थी बेटा, वो ही सेम कॉन्फ़िगरेशन ही आगे जाके प्रोडक्ट में बनती है, यानी कि रिटेंशन होता है। ओके बेटा, क्या होता है उसका रिटेंशन होता है, उस ज्योमेट्री का रिटेंशन होता है, जो भी हमने लेके चले थे, जो कॉम्प्लेक्स लेके चले थे। जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जिट जिस लिगेंड को करवाना है वो ये है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन जिसका करवाना है वो ये है। ओके बेटा, तो ये वाई यहीं आके लगता है जो नई पोजीशन में हमें फाइनल प्रोडक्ट में जो नजर आए, रिटेंशन हो जाता है उसका। ओके बेटा, इन्वर्जन नहीं होता, तो ये सेम यही बनेगा। ओके बेटा, क्लियर है। तो ये पॉइंट हमने वहाँ भी डिस्कस किया था, ये भी आप ध्यान रखना कि इन जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो SN2 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलो होती हैं, तो वो उनमें क्या होगा, रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री का होगा। ओके क्लियर, ये बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। जब हम यहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि वो क्या करता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना लेगा अटैक करने के बाद, जैसे यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। एंटरिंग लिगेंड ने अटैक किया और एक 5 ज्योमेट्री बन गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि ये एक जहाँ अटैक किया है, जिस पोजीशन पे इसको आना है, उनके ऑपोजिट जो 2 एटम्स ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक प्लेन में आ जाते हैं बेटा। ट्राइगोनल ज्योमेट्री का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये एक इंटरमीडिएट है, आप इस तरह से समझो इसको। ओके, बीच में एक स्टेट फाइनल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज बनती है जहाँ एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। इन जनरली अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, तो आगे डिकम्पोज होकर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो वहाँ से अटैक करता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये एक ही प्लेन में हो जाते हैं बेटा। एक प्लेन में इसलिए हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा वाई ने यहाँ अटैक किया, ओके, यहाँ से अटैक किया, वो द प्लेन किया या बिलो द प्लेन किया, तो जब इसके साथ अटैच करेगा, तो क्योंकि बेटा देखो ये जो चारों के चारों एटम हैं, इस वाई के साथ जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। अगर ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो इसका मतलब क्या है, जो वाई लिगेंड है ये इन चारों को रिपेल करेगा और ये वाई को रिपेल करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर रिपल्शन की टर्म बहुत ज्यादा होगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा होएगा, तो वो इंटरमीडिएट बन ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, जैसे ही इसने अटैक किया उसके बाद ये उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में रिजाइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ मिनिमम रिपल्शन हो, जहाँ संभावना है रिपल्शन की कम हो, ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो अचीव करे वो इंटरमीडिएट बीच में।
तो जैसे ही ये अटैक करता है बेटा, तो ये जो अपोजिट जो वाले लिगेंड्स हैं ये इसके साथ कंबाइन करके और इस एक दूसरे के ऑर्बिटल को इस तरह से रिजाइड कर लेते हैं, इस तरह से ऑक्यूपाई कर लेते हैं पोजीशन को, ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्लेन के अंदर जो 3 एटम नजर आते हैं हमारे, जैसे हम वर्ड बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बायपिरामिडल ये एक्सियल, अब मान लो ये एक्सियल एटम्स हैं, ये पोजीशंस पे हैं और ये तीनों के तीनों एक प्लेन के अंदर ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ओके क्लियर बेटा। और नेक्स्ट स्टेप में तो पता ही आपको क्या होगा बेटा, ये एक्स का रिमूव हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन जिसका होना वो लिगेंड हट जाता है और ये वाई उसी पोजीशन पे आता है जहां पर ये था। इन जनरली ये हमारा मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, SN2 के अंदर। ये जर्नल जिसकी बात की जाती है। दूसरा मैंने ऐड जो किया है वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो रिएक्शन जो नजर आ रही है कि बड़ी इजीली प्रोसीड हो रही है, इतनी इजीली होती नहीं है, क्योंकि जो हमारे पेंट्स में हैं, जो हमारे सॉल्वेंट है पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर, वो भी compete करते हैं कहीं ना कहीं। ओके बेटा, वो भी compete करते हैं इसको। तो इट मीन्स क्या है, वो भी compete करेंगे तो यानी कि वो भी एक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ओके, या एंटरिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मान लीजिए सॉल्वेंट आता है तो पहले वाई की जगह, एंटरिंग लिगेंड की जगह पहले सॉल्वेंट अटैक करता है बेटा, फिर अगेन ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा, उसके बाद फिर आपका एंटरिंग लिगेंड आता है बेटा, उसके बाद एंट्री होती है एंटरिंग लिगेंड की, फिर उसके बाद ये रिमूव हो जाता है, आपका एक्स मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, सॉरी मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रहा हूँ, लिगेंड निकल जाएगा बाहर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे एस आ जाएगा। यानी कि ये ज्योमेट्री जो यहाँ बननी थी डायरेक्ट वाई के साथ, वो पहले सॉल्वेंट के साथ बनेगी, उसके बाद फिर वाई की एंट्री होगी, वाई अटैक करेगा और फिर अगेन वही स्टेप लगेगा और ये इसको रिमूव कर देगा। यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी इसलिए हमने लेके चले क्योंकि ये तो जर्नल है ही जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सॉल्वेंट भी कंप्लीट कर रहा है तो उस केस में भी पॉसिबिलिटी रिएक्शन यही होगी कि आप स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ 4 था तो वहाँ से पहले 5 में कन्वर्ट होएगा, जहाँ ट्राइगोनल बायपिरामिडल एक ज्योमेट्री बनेगी जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी बेटा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो रिमूवल हो जाएगा, यहाँ एक्स का रिमूवल होगा, यहाँ इसको। ओके, और एक नई अगेन ज्योमेट्री बनेगी जिसमें रिटेंशन ऑफ द ज्योमेट्री होगी, जो पहले ही जो ज्योमेट्री थी पहले मॉलिक्यूल की, वही कॉन्फ़िगरेशन थी, वही इसकी होगी। तो इन जनरली आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ओके बेटा, अब हम थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांस इफेक्ट की। ये अभी बताया ना, बेसिक ये इसी चीज़ से रिलेट होएगा आगे, इस वजह से आपको वहीं डिस्कस किया है बेटा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी थ्योरीज हैं जिन पर ट्रांस इफेक्ट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, मतलब जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। और यू कैन से ट्रांस इफेक्ट को कोई थ्योरीज हैं जो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं। हमने पढ़ तो लिया है, हम कह तो रहे हैं कि भाई ट्रांस इफेक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर लिगेंड्स लगे हुए हैं और ये इनका सीरीज है, ये ऑर्डर है इनका, ये हाई एंड पे है, या यू कैन से हाई ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है, कुछ लिगेंड्स हैं जो आपका लो ट्रांस इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनकी थ्योरी क्या है, बेसिकली उस चीज़ को अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो उस टॉपिक पे, उन थ्योरियों को थ्योरीज पे डिस्कशन से पहले एक जर्नल बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा उसके बारे में कि एक्चुअल में टेक प्लेस क्या होता है, क्योंकि फिर उन थ्योरीज को समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके बेटा, नो डाउट काइनेटिक फिनोमिना है। जब हमने स्टार्टिंग में जो स्टडी किया था जब चैप्टर की, तो हम कह रहे थे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उसके बाद काइनेटिक स्टेबिलिटी डिस्कस की थी। तो ट्रांस इफेक्ट एक्चुअल में तो काइनेटिक इफेक्ट ही है, इसको डिस्कस जो जहाँ करते हैं। इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि आपका एक रिएक्टेंट है, फिर वो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, या कोई आप इंटरमीडिएट कैटलिस्ट डालते हो, या कुछ भी कोई दूसरा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक जर्नल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में आपको पता है कि यहाँ से अगर हम इस ग्राफ से देखना चाहें तो हम कहते हैं मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है और यू कैन से दिस इज योर स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा, डेफिनेटली रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले उसकी कुछ एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी तक हमें उसे पहुंचाना पड़ेगा। ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में भी हो सकती है, कई बार हमारे इंटरमीडिएट बनते हैं तो वो 2 स्टेप के अंदर भी हो सकती है। इस तरह डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ के अंदर। हम बेसिकली जर्नली हम मान लेते हैं, एज ए लेमैन मान लो, चाहे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, उसके बाद एक ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है बीच में। ओके बेटा, एक ये इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेटा। ओके,
तो ये कहता है कि यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल से इंटरमीडिएट पे भी बनने से पहले एक इस तरह से एनर्जी इंक्रीज करेगी थोड़ी, जो इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल का मतलब ये रिएक्टेंट थी और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला था और उनके बीच का जो गैप था, ये आपको पता ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें पता है आपको एक्टिवेशन एनर्जी के। तो इन जनरली क्या होता है बेटा, जब ये स्टार्टिंग मटेरियल आपका एनर्जी इंक्रीज करेगा तो यहाँ एक पर्टिकुलर, यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है। उसके बाद अगेन फिर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है और फिर अगेन ये क्या होता है, प्रोडक्ट में बन जाता है। अब यहाँ जो पॉइंट हमें नज़र में आता है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी रिएक्शन को प्रोसीड जल्दी करवाना है, या पर्टिकुलरली हम कहते हैं रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। तो दो चीज़ें नज़र आती हैं हमें बेटा। दो चीज़ क्या नज़र आती है कि हमें तो मेन तो ये देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी उतनी ही जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। मेन चीज़ आप यही पढ़ते हो ना बेटा, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा था होगा कि जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, ओके, हम जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिएक्शन प्रोसीड स्पीडली अगर होती है तो उसका मेन रीजन क्या है, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही जल्दी आपका रिएक्टेंट्स क्या करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट को बना देगा। एनर्जी बैरियर होता है उसको क्रॉस आउट करेगा। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने का क्या तरीका नजर आता है, आप बता सकते हो? आपको क्या लगता है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज की जा सकती है? वेरी गुड, आप में से कोई देख के बताइए, सोच के बताइए, आपने पढ़ा हुआ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है जो उसको अगर कम करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? कैटलिस्ट ऐड कर दो। वेरी गुड, कैटलिस्ट ऐड कर दो। और दीपक भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो बेटा दीपक। कैटलिस्ट ही बोल रहा था सर। वेरी गुड, चलिए। अच्छा, रिएक्टेंट जो है आपके, ये रिएक्टेंट है या ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं, इनकी एनर्जी का कुछ कम ज़्यादा करके कुछ कर सकते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी को? क्योंकि हम यहाँ कैटलिस्ट की तो बात ऐड करके, क्योंकि कैटलिस्ट को हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ, तो हम कैटलिस्ट की बात, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैटलिस्ट डाल दीजिए। तो यहाँ से हो सकता है कुछ इनकी एनर्जी को कम ज़्यादा किया जा सकता है, कम ज़्यादा करके कुछ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए बेटा सर जो हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो। वेरी गुड सर जो रिएक्टेंट है उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को अगर रेज करेंगे तो। वेरी गुड, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा। देखो दीप्ति क्या कह रही है कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी टोटल, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल और ये मैक्सिमम यहाँ तक गया है, तो मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। डेफिनेटली आपने कहा कैटलिस्ट को डाल दीजिए। कैटलिस्ट को डालेगा तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कम थोड़ी होगी बेटा, वो इसकी एनर्जी को बढ़ा के एक्टिवेशन एनर्जी के आसपास कर देगा, है ना। एनर्जी कम नहीं हो रही उसमें, एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हो रही बेटा, लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल था, जो रिएक्टेंट था, उसके पास एनर्जी जो उसकी कम थी ना, उसको इंक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की, बेटा पॉइंट टू बी नोटेड। हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन, क्या एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जा सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम कोई ऐसा फैक्टर लगाएं या कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है इसकी एनर्जी मान लो यहाँ की जगह यहाँ हो जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, इस पोजीशन पे, तो थोड़ा सा और कम जरूरत हो जाएगी, है ना। या फिर एक चीज दूसरी किया जाए, चलिए मान ले हम स्टार्टिंग मटेरियल की एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट, जैसे दीप्ति ने बताया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है इसकी, तो उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। या फिर एक कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो ये हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, जो इसकी एनर्जी यहाँ है, कुछ इसको कम कर दिया जाए, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ऐसे फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं ताकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट था हमारा, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ आ जाती है, मान लो ये रिएक्शन यूं प्रोसीड हो जाए, तो इट मीन्स क्या, जो ओवरऑल हमारी एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो जाएगी। यानी कि दो फैक्टर हमें समझ में आते हैं। ओके बेटा, हमें दो फैक्टर क्या समझ में आते हैं, मैं और थोड़ा इसको लेके आ जाता हूँ, जैसे ये थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। वो तो मैंने जर्नल ग्राफ प्लॉट किया हुआ था कि जैसे मान लीजिए ये दो तरीके नजर आए जो हमें चेंज करने के आए। तो क्या किया हमने पहले केस में, क्या किया, यहाँ वाले से ए से बी में जाने में हमने क्या किया, इसकी रिएक्टेंट था ये हमारे पास, हम इसकी एनर्जी को यहाँ कर दिया, हमने थोड़ा इतना कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, तो आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहाँ तक हम कर दें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हमने बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो इट मीन्स क्या, जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी शो हो रही थी वो अभी इतनी ही रह जाएगी। ओके बेटा, क्लियर। दूसरी चीज क्या हो सकती है, चलिए हम इसकी एनर्जी को नहीं छेड़ सकते, इसकी एनर्जी को हम यहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपका ट्रांजिशन स्टेट पे था, ओके, ट्रांजिशन स्टेट को नीचे ले आओ, क्या उसको कुछ ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व कर दो कि उसमें स्टेबिलिटी आ जाए और उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाए। वो डिक्रीज हो जाए तो उस केस में भी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि एक तरह से हमें क्या चीज़ें नजर आ रही है, हमें ये नजर आ रही है कि आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर उसको डिक्रीज करना है, लोअर करना है, तो दो फैक्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्या तो आप ग्राउंड स्टेट है जो आपका रिएक्टेंट्स का, उसमें उसकी एनर्जी को रेज कर दो, या फिर आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है
ओके, उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर दो ताकि उसकी एनर्जी कम हो जाए। ओके बेटा, ये दो फैक्टर नज़र आते हैं। अब वो होते कैसे हैं, जैसे आपने कहा कि सर ग्राउंड स्टेट है किसी मेटल और लिगेंड का, या कोई बना हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी, उसकी एनर्जी कैसे इंक्रीज की जाएगी। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए बेटा मेटल M है आपके पास, उसके साथ एक लिगेंड L लगा, और भी कई लिगेंड लगे हुए हैं, हम जनरली 2 लिगेंड ले लेते हैं ताकि हमें समझ में थोड़ी सी चीजें आ जाए। मान लीजिए एक लिगेंड L1 लगा हुआ है, एक लिगेंड L2 लगा हुआ है, या फिर एक L मान लो, एक X मान लो, या Y मान लो, कुछ भी मान लो, 2 लिगेंड लगे हैं। अब इन जनरली क्या होता है बेटा, अगर आप क्या करो, उनके बीच में जो बॉन्ड है मेटल और L, या L ही ले लो, चलो एक लिगेंड ले लो, मेटल और L लिगेंड लिया है, उसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इन जनरली मान लीजिए वो स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो, कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करो कि जिससे उन मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाए। ध्यान से सुनना बेटा बात, कि उन मेटल और लिगेंड के बीच में जो है वो वीक हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, सोच के बताओ। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड को वीक कर दिया जाए, जो पहले है, क्या होगी उसकी एनर्जी? वेरी गुड, बोलो। इंक्रीज सर, इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज करेगी। क्यों? देखो बेटा, जो सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी वो अचीव तभी करता है जब उसकी एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ओके, तो अब आपने क्या किया, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो पहले स्ट्रॉन्ग था, इट मीन्स क्या है, उसमें स्टेबिलिटी थी, उसकी एनर्जी लो थी। लेकिन आप जैसे फैक्टर इंट्रोड्यूस किए उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कि उस मेटल और लिगेंड के बीच में जो हमारा बॉन्ड था वो वीक हो गया है। वीक हो गया इट मीन्स क्या है, उस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो गई है। ठीक है बेटा, तो ये कहना चाह रहा है कि जो आप ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, अगर एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर हम इंक्रीज करने की बात करते हैं, अगर एनर्जी हमें इंक्रीज करनी है, तो ये कहता है मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उसको आप क्या कर दो, वीक कर दो। ओके, बाय रेजिंग। अब ये इस चीज को मैं कोरिलेट अब इससे करता हूं, जो ये चीज मैं पढ़ाना चाह रहा था कि भाई अगर हमें इसकी एनर्जी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करना है बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू इटसेल्फ का मतलब है, मान लो जो एक मेटल जिसकी हम ट्रांसफेक्ट को पढ़ रहे थे कि इस पर्टिकुलर मेटल का ट्रांसफेक्ट बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो क्या करता है, ये मेटल एटम जो होती है जिसका ट्रांसफेक्ट ज्यादा है, वो दूसरे वाले जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है जो उससे ट्रांस पोजीशन पे अवेलेबल है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। ओके बेटा, एक चीज तो ये सारी चीजें और डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी चलता रहेगा साथ के साथ। अगर कोई चीज कंफ्यूजन हो बेटा पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है, हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ओके बेटा, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लोअरिंग कैसे होगी? अब वो तभी हो सकती है कि हम क्या करें, कोई ऐसे फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दें कि जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज हो जाए। कुछ ऐसे फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दें उसके अंदर कि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है अगर वो स्टेबलाइज हो गया तो डेफिनेटली एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी लोअर हो जाएगी। और लोअर हो जाएगी तो इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी जो हम बात कर रहे थे जिसकी वो कम हो जाएगी। यानी कि जर्नली हमें एक चीज समझ में आ गई जब जो हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई रिएक्शन प्रोसीड करनी है फास्टली, ओके, और यू कैन से अगर हमें किसी सिस्टम के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम कम कर देते हैं तो वो सिस्टम रिएक्शन प्रोसीड करती है बड़ी जल्दी। और उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ग्राउंड स्टेट जो है, जो हमारा ग्राउंड स्टेट सिस्टम है उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दो, या फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी को डिक्रीज। और जो जितने भी ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स हैं, जितने भी ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड मतलब जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा है, जिनकी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, वो दोनों ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एनर्जी को भी इंक्रीज करते हैं ग्राउंड स्टेट को, और साथ ही साथ जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसकी एनर्जी को भी क्या करते हैं, लोअर करते हैं। यही चीज़ ये बेसिक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, यही चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आगे कि वो कौन सी थ्योरी हैं जिन पे ट्रांस इफेक्ट डिपेंड कर रहा है बेटा। ओके, अब उनको क्या करते हैं, हम एक एक करके उन थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। उन थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है, ये प्रोसीड कैसे होगा।
कैसे हम बात कर रहे हैं कि सर की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी रिएक्टेंट्स के केस के अंदर जब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। जैसे मान लीजिए बेटा हमने एक 2 लीगेंड ले लिए, मेटल एटम ले रहा था M, तो यहाँ मैंने वो प्लेटिनम के साथ ही एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो पढ़ रहे हैं वो अधिकतर प्लेटिनम को लेके पढ़ रहे हैं। प्लेटिनम की जितनी रिएक्शंस हैं उनको ही सेंटर पॉइंट लेके हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, मैंने एक जो ये स्क्रीन पे जो विजिबल हो रही है आपको, वहाँ देखिए मेटल की जगह मैंने ले लिया प्लेटिनम, ओके, और एक लिगेंड T है और एक लिगेंड X है। अब ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड जो होता है वो डेफिनेटली क्या करता है, वो वीक कर देता है कौन से बॉन्ड को, उसके जो ओपोजिट ट्रांस पोजिशन पे जो लिगेंड लगा रहता है। ओके बेटा, कैसे? ओके, हम जैसे मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो T लिगेंड है ये गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, या और यू कैन से दिस लिगेंड हैज मोर ट्रांस इफेक्ट एज कंपेयर टू X, देन हाउ कैन यू से दैट? ओके, चलिए इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं इसी पॉइंट को। अब आप देखिए मेटल M है जो ये आपका ये प्लेटिनम है, ये क्या करता है, आपका px ऑर्बिटल भी यूज करता है, dx² - y² ऑर्बिटल भी यूज कर रहा है। ओके बेटा, इन जनरली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है प्लेटिनम की अगर हम बात करते हैं तो dsp2 बोलते हैं। ओके बेटा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यानी कि d ऑर्बिटल भी यूज हो गया, dx² - y² वाला ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल भी यूज हो गया इसमें, और 2 p ऑर्बिटल भी यूज हो गए होने। और यू कैन से कि यानी कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ओके, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वहाँ आपका S का कंट्रीब्यूशन भी होगा, D का कंट्रीब्यूशन भी होगा, और P ऑर्बिटल का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ओके बेटा, इन जनरल जब हम बात करते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ जो D ऑर्बिटल यूज हुआ है वो हुआ है dx² - y²। अब S ऑर्बिटल की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो यानी कि सिंगल एक S ऑर्बिटल का एक है बेटा। ओके, क्लियर? अब क्योंकि बेटा देखिए अब ये मेटल एटम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो यूज होगा वो एक p ऑर्बिटल यूज हो सकता है इस डायरेक्शन के अंदर। ओके, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन नजर आ रही है ना बेटा T और X की टर्म में, ये देखिए जहाँ कर्सर अगर आपको मूव करते हुए दिख नजर आ रहा होगा, तो ये सिर्फ एक p ऑर्बिटल यूज हो सकता है, दूसरे या तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे p ऑर्बिटल्स तो इसके परपेंडिकुलर पोजीशंस पे होंगे, इसके भी परपेंडिकुलर पोजीशन पे होंगे। ये अगर ये एक ऐसा है तो तीसरा भी होगा तो परपेंडिकुलर पोजीशन पे होगा। यानी कि ये जो प्लेटिनम TX बॉन्ड लगा लो या प्लेटिनम X बॉन्ड लगा लो, ये जो बॉन्ड बनने वाले हैं, ये सिर्फ dx² - y ऑर्बिटल यूज करेंगे, एक s ऑर्बिटल यूज करेंगे और एक p ऑर्बिटल यूज करेंगे। यानी कि ये 3 ऑर्बिटल का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका ही यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, एक चीज। अब अगर मान लीजिए आपका प्लेटिनम और T ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ओके बेटा, ये अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इट मीन्स क्या है, जो ये जिन ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे जो ये यूज कर रहे हैं, तो ये उसका मैक्सिमम पार्ट अपनी तरफ रखेगा। ओके, जैसे p ऑर्बिटल के पास तो ऑर्बिटल तो ये तीनों ही हैं, dx² y ऑर्बिटल भी है, s भी है और p भी, ये तीनों ही ऑर्बिटल जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के तो इन मेटल इनके साथ शेयर होते हैं। तो ये कहता है कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इट मीन्स क्या है, जब हम कहते हैं ना कि ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, इट मीन्स क्या, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, यदि कई बार हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो अगर बेटा ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो इट मीन्स क्या है, जो ये ऑर्बिटल से मेटल एटम के पास, उसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी ओवरलैपिंग की T के साथ होगी, तो ये मैक्सिमम उन लिगेंड ऑर्बिटल में से मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है और अपने पास अपनी तरफ ज्यादा इन बॉन्ड्स को रखता है या ऑर्बिटल्स को रखता है। अगर बेटा ये बॉन्ड स्ट्रांग है और ये अपनी तरफ ज्यादा रखेगा तो ये जो X के लिए जो और वो मिलने वाला है, जो ओवरलैप करने वाले जो ऑर्बिटल हैं वो कम अमाउंट में मिलेंगे, लेसर अमाउंट में मिलेंगे। ओके बेटा, अगर ये लेसर अमाउंट में मिलेगा, ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल्स जो इनके पास होंगे लेसर अमाउंट में होंगे, तो डेफिनेटली प्लेटिनम और जो X बॉन्ड होगा ये डेफिनेटली वीक हो जाएगा। और अगर ये वीक होगा तो डेफिनेटली उस सिस्टम की एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। सर रिपीट करना एक बार थोड़ा सा। कर तो मैं सारे दूंगा बेटा, लेकिन जो पॉइंट तुम्हें कंफ्यूजन है वो पॉइंट बताओ ना, मैं फिर वही चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसी पे ज्यादा एम्फेसिस दूंगा। सर मतलब ये तो ठीक है, आपने बताया कि कैसे ये
मतलब उसको वीक करेगा बॉन्ड को, थोड़ा सा मतलब बॉन्ड को कैसे वीक करेगा, जो भी इस पॉइंट पे बताया था ना वो पूछ रहे हैं सर। चलो कोई कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको बताने की कोशिश करता हूँ, एज ए लेमैन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके घर में आप हो और आपका ब्रदर है, ठीक है, या आपकी सिस्टर है, वट जो भी है, दो हो, ठीक है बेटा। हम मान लेते हैं आप दोनों में से एक पावरफुल है, पावरफुल मतलब फिजिकली पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम एक तरह से मान रहे हैं कि ट्रांस इफेक्ट जिसका ज़्यादा है, एक तरह से हम यूँ मान लेते हैं वो उसकी पावर ज़्यादा है, वो पावरफुल है, फिजिकली पावर है, फिजिकली वो आपको पीट सकता है, फिजिकली आपसे वो चीज़ कुछ कैप्चर कर सकता है, कुछ भी चीज़ ले सकता है, मान लीजिए। ओके ओके, तो डेफिनेटली, और घर में कुछ चीज़ आई है खाने के लिए, ओके, पापा या मम्मा कोई भी लेके आया है, या XYZ कोई भी लेके आया है, अगर जो पावरफुल है फिजिकली, तो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन होगी या सोच होगी कि उसकी जब वो अपनी फिजिकली पावर का यूज करके उस पार्टिकुलर चीज में से ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करेगा, और वो ले भी सकता है ना। इन जनरली देखा हुआ घर में, अगर दो बच्चे हैं और एक थोड़ा सा पावरफुल है, तो वो दूसरे की छीन भी लेता है, अपनी तो खाई ली उसने, दूसरे की भी चीज ले लेता है, होता है कि नहीं जनरली ये? अरे बेटा कुछ हाँ ना तो बोला करो। यस सर, यस सर। होता है ना, है, तो यही चीज होती है कि बेटा जो नो, हो सकता है बेटा एक्सेप्शनल केस भी हो सारी चीजें अवेलेबल है, एक्सेप्शन भी हो सकता है, बट फिजिकली जो पावरफुल है बेटा, डेफिनेटली, जो कहावत भी है तुमने पढ़ी होगी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुनिए कहावत तुम लोगों ने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस सर। हाँ चलो ये सुनिए, उसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो बेटा डेफिनेटली अगर इसकी ट्रांसडाइटिंग इफेक्ट ये है, तो ये क्या करता है, ये जितने भी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ये जैसे DX² माइनस ऑर्बिटल यूज होता है, S भी होता है, तो ये 3 ऑर्बिटल यूज होते हैं इन जनरली इस मेटल के इनके साथ बॉन्डिंग के अंदर, इन दोनों के साथ। तो ये क्या करता है, ये मैक्सिमम पार्ट जो इन ऑर्बिटल का ये अपनी तरफ शेयर करके रखता है, क्योंकि ये बॉन्ड प्लेटिनम और T के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कुछ ये जो पार्ट जो बचता है ना इसके साथ ओवरलैपिंग के लिए, ये कम पार्ट बचता है। ओके, यानी कि इसने क्या किया, मान लो घर में 4 आइसक्रीम आई थी खाने के लिए, तो इसने क्या किया, इसने 3 ले ली और इस बेचारे के लिए X के लिए 1 ही छोड़ दी, क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। तो ये क्या करता है, ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग के ऑर्बिटल अपने पास रख लेता है, अपने साथ ओवरलैपिंग कर लेता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। अब ये बेटा जब ये ओवरलैपिंग के लिए इसने ऑर्बिटल का पार्ट ही कम छोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेटिनम और X का मेटल और X के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, वो तो वीक ही बनेगा, और वीक बनेगा तो फिर वो डेफिनेटली एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। हाँ यही चीज है बेटा, यही बताने की कोशिश की है कि वो एक्चुअल में ट्रांस इफेक्ट वाला जो लीगेंड है वो कैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो अपने से अपोजिट साइड पे जो लीगेंड लगा हुआ है उनके बीच के बॉन्ड को वीक कर देता है। चलिए और आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा इससे। ओके, ये सारी चीजें इसमें वही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, ठीक है बेटा। इन जनरली क्या होता है, अब इसके अंदर क्या टेंडेंसी, जो हम आगे पढ़ते हैं, जो आपका प्लेटिनम का और T के बीच में जो बॉन्ड हुआ था उसमें क्या टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब तो यही हुआ ना कि लिगेंड T ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए सेंट्रल मेटल एटम को, और उसने बड़ी इजीली अच्छे से कैप्चर कर लिया उन इलेक्ट्रॉन्स को। ओके बेटा, इन जनरली यही होता है कि ग्राउंड स्टेट प्लेटिनम और T की, और क्योंकि अब यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड था जो उनके बीच में, जो हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड वर्ड यूज किया है इन्होंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी यूज किया था पोलिंग ने, उसको सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया था, कोवलेंट वर्ड यूज कर लिया था उसने, तो खैर हम यहाँ जनरली, तो ये कहता है कि जो आपका जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ओके, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा वो उतना ही वीक कर देगा प्लेटिनम X बॉन्ड को, और उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्राउंड स्टेट थी उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। और क्योंकि एनर्जी अगर इंक्रीज होगी ग्राउंड स्टेट की, तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो जो बॉन्ड को ब्रेक करना है वो इजीली हो पाएगा। ओके, अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक तरह से डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि मेटल जो आपकी प्लेटिनम है और जो T आपका लीगेंड है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितना हुआ है, जिनसे उसने कितना डोनर, सिग्मा डोनर कितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो उनका एक ऑर्डर अरेंजमेंट किया हुआ है बेटा, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर।
ये लगभग ट्रांस इफेक्ट जैसा ही ऑर्डर नजर आता है। इसमें इनकी टेंडेंसी है कि ये इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंटर मेटल एटम को, और उनके साथ क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हाइड्राइड आयन है, नेगेटिव आयन है, स्मॉलर साइज है, तो ये बड़ी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल एटम के साथ। ओके बेटा, ऐसे ट्राई अल्काइल फॉस्फीन है, थायोसाइनेट आयन है, आयोडाइड है, मिथाइल आयन है, कार्बोनिल है, साइनाइड है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, मतलब ये एक सीक्वेंस है इस तरह से कि इनकी टेंडेंसी है, इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इन केस ऑफ सिग्मा डोनर, और यू कैन से बॉन्ड मेकिंग विद द मेटल एटम। ओके, ये जर्नली ये सीक्वेंस अगर आप इसको देखोगे ना, अगर कंपेयर करोगे ना ट्रांस इफेक्ट के साथ, तो ये लगभग वैसा ही है, उसी तरह का ये ऑर्डर है। बस फर्क इतना है कि ये दो लिगेंड कार्बोनिल और नाइट्रोसिल ये फिट नहीं होते यहाँ, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ पर वो हाई एंड की तरफ होते हैं जिनका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स नहीं होते, इजीली इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते, इस वजह से ये यहाँ हैं। अदरवाइज तो ट्रांस इफेक्ट में सबसे हाई वो होते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? तो इन जनरली क्या होता है, तो ये है बेसिक कंसेप्ट उसका, कि हमारा अगर हमें रिएक्टेंट्स की लगाओ या फिर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हमें इंक्रीज करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिग्मा डोनर टेंडेंसी कितनी है लिगेंड की, कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ओके बेटा, उसी के बेसिस पे वो हमें और डिस्कस करेंगे। अभी इसी के बेसिस पे ये थ्योरीज हैं आगे, द पोलराइजेशन थ्योरी है और आगे एक और थ्योरी है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो मैं कैन वी शैल कंटिन्यू और कैन आई स्टॉप नाउ? मैं आगे पढ़ाना प्रोसीड करूं या छोड़ दें? हाँ बोलो बेटा। ये करवा दो। हाँ बोलो। ये करवा दूं? नहीं मतलब करवा दो सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो, नाम से ही सजेस्ट हो जाएगा पोलराइजेशन, है ना? जैसे ही नाम आप वर्ड यूज कर रहे हो पोलराइजेशन, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की बात आएगी। पोलराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में काफी डिटेल आप लोगों ने ना इसको डिस्कस किया था। ओके, पोलराइजेशन का मतलब ही डिस्टॉर्शन से होता था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मेरे 2 लेक्चर होते हैं, 2 अटेंडेंस होती हैं, और मैं जब फाइनल दूसरी अटेंडेंस लगाता हूँ उससे पहले ना आपकी वो शीट देख लेता हूँ कौन कितनी देर मीटिंग में रहा है, क्योंकि जब मीटिंग शुरू हुई थी 81 82 बच्चे थे, इस टाइम मीटिंग में 73 हैं, तो 2 अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं को, मैं आपको शो नहीं करता, उस पर मैं शो कर सकता हूँ डेली, लेकिन मैं शो इसलिए नहीं करता, अच्छा सा नहीं लगता। तो प्लीज़ अगर आपकी कभी अटेंडेंस कम हो जाए किसी दिन किसी वजह से, मेरे रजिस्टर में कम नजर आए, तो वो समझ लेना कि हमने क्विट किया होगा, मीटिंग को छोड़ दिया होगा पहले ही, तो इस वजह से शायद हमारी दूसरी अटेंडेंस नहीं लगी। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको लगे ना। ओके, थर्ड सेमेस्टर के अंदर तो बेटा उन बच्चों से तुम्हारा कोई जानकार है तो बता देंगे वो, तो तुम्हें हर बच्चे को पर्सनली स्क्रीनशॉट लेता हूँ यहाँ से, और कितनी देर मीटिंग में रहा है वो तक भेजता हूँ उन्हें मैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिफाई हो जाए कि सर को पता है कौन कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है, ताकि यूँ ना कहे कोई सर मैं तो उस दिन मीटिंग में था तो मेरी तो एक दोनों ही प्रेजेंट होनी चाहिए। नो, दोनों प्रेजेंट का मतलब है आपको मीटिंग में दोनों लेक्चर के लिए रखने के लिए, ना कि सिंगल लेक्चर के लिए। चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ इस टॉपिक को। तो पोलराइजेशन का मतलब ही डिस्टॉर्शन से है बेटा। ओके बेटा, जब हम पढ़ते थे पोलराइजेशन, फजान रूल वगैरह, उसके बाद जो पढ़ते थे, तो हम बात करते थे डिस्टॉर्शन की। हम कहते थे कि एक कैटायन है और एक एनायन है। ओके, कैटायन के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे पोलराइजिंग पावर, और एनायन के लिए यूज़ करते थे पोलराइजिबिलिटी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो कैटायन की क्या टेंडेंसी है, ये वो टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर डिस्टोर्ट कर देता है तो हम उसके लिए कहते थे दिस इज द पावर, और यू कैन से पोलराइजिंग पावर। और अगर एनायन की टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट होने देता है, ओके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते थे पोलराइजिबिलिटी। और पोलराइजेशन ओवरऑल फिनोमेना होता था, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी को मिक्सअप करके ओवरऑल फिनोमेना होता था पोलराइजेशन। और यू कैन से एक वो टेंडेंसी थी कि जिसके अंदर एक आयन दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देता है, उसके लिए हम जर्नल वर्ड यूज करते थे पोलराइजेशन। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है और जिसपे 4 सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड लगे हुए हैं। मान लीजिए चारों एल 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 लगा लीजिए, ए लगा लीजिए, या बी लगा लीजिए, एक्स लगा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है बेटा। तो वो जब चारों एक जैसे लिगेंड लगे हुए हैं, तो अगर आप देखोगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप देखोगे सिमिलर टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, इट मीन्स क्या, डाइपोल मोमेंट ओवरऑल 0 होगा उसका।
डाइपोल मोमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट ही हमें बताता है कि पोलैरिटी कितनी है बॉन्ड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें पोलैरिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर 4 लिगेंड डिफरेंट लिगेंड की जगह अगर हमारे पास सिमिलर 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो उनमें कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो कोई ट्रांस इफेक्ट भी ऑब्जर्व नहीं हो सकता उसमें। क्योंकि ट्रांस इफेक्ट की जब आप बात करते हो तो आप तो यही तो कहते हो ना कि एक लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो वो दूसरे को, उसे जो अपोजिट साइड पे जो अवेलेबल है अगर उसका ट्रांस डायरेक्ट इफेक्ट कम है तो उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूशन करवा देता है उसका। बट लेकिन अगर वो सिमिलर हैं तो बेटा सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता वो सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड के अंदर। आपने कुछ एग्जांपल भी देखे थे ट्रांस इफेक्ट में कि अमोनिया के था तो वो आसान नहीं था करना एज कम्पेयर टू इफेक्ट। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, हम एक क्या करते हैं, हम उन 3 जो 4 लिगेंड थे हमारे सिमिलर, उनमें से क्या करते हैं, एक लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं। एक लिगेंड को रिप्लेस कर दिया हमने, ओके बेटा, और 3 लिगेंड वैसे रखे। अब देखो बेटा, जो 2 लिगेंड थे एक दूसरे के एक जैसे, एक्स मान लीजिए आपने एक्स माने हुए थे, तो अगर वो एक्स और एक्स एक जैसे लिगेंड थे जो अपोजिट साइड में अगर एक्स एक्स अवेलेबल हैं, इट मीन्स क्या है, वो तो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इट मीन्स क्या है, वहाँ तो डाइपोल पोलराइजेशन की बात नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ एक साइड एल लिगेंड लगा हुआ है और एक साइड एक्स लगा हुआ है, अब क्योंकि दोनों की नेचर अलग है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो इट मीन्स क्या है, जो वो डाइपोल क्रिएट करने वाले हैं अपने अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ओके बेटा जी, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर हम पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं। हम मान लीजिए आपके पास लिगेंड एल है जो हमने माना, जो एक अलग माना है, उसकी मान लीजिए हायर पोलराइजेबिलिटी है। ओके बेटा, उसकी क्या है, हायर पोलराइजेबिलिटी है। ओके बेटा, पोलराइजेबिलिटी इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पोलराइजेबिलिटी हम वर्ड यूज करते थे पोलराइजेशन के अंदर एनायन के लिए। ओके बेटा, एनायन के लिए, और पोलराइजिंग पावर होती थी केटायन के लिए। अब क्योंकि ये लिगेंड हैं, ये सारे के सारे एनायन ही हैं एक तरह से, ओके, या एनायन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो ये एक तरह से ये डिस्टोर्ट ही होना चाहेंगे। ओके, और मेटल एटम जो या पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे वो प्लेटिनम मेटल के केस में करेंगे। तो मान लीजिए कह रहा है कि आपका कोई लिगेंड एल है जिसकी हाई पोलराइजेबिलिटी है, और यू कैन से हाई पोलराइजेबिलिटी का क्या मतलब है, यानी कि उस लिगेंड की ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो अपने आप डिस्टोर्शन होने दे क्लाउड का। डिस्टोर्शन का मतलब ही अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा डिस्टोर्ट हो गया, पोलराइजेशन चार्ज का हो जाएगा, पोलराइजेशन का चार्ज हो जाएगा, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो बॉन्ड उतनी ही स्ट्रॉन्गली बनाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये कहता है कि मान लीजिए अगर लिगेंड एल है जिसकी हाई पोलराइजेबिलिटी है एक्स के कंपैरिजन में, तो ये कहता है कि जो एल है आपका लिगेंड एल है, तो उस पर जो डाइपोल, क्योंकि हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो उस पर डाइपोल इंड्यूस हुआ है, ओके, जितना ज़्यादा इंड्यूस डाइपोल होगा वो क्या कर देगा, कॉजेज डिफॉर्मेशन इन प्लेटिनम। यानी कि डिफॉर्मेशन का मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, वो जो प्लेटिनम के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो ओवरऑल प्रोसेस पोलराइजेशन है उसमें हम बात करते हैं डिस्टोर्शन, एक आयन डिस्टोर्ट करता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और डिस्टोर्ट करने का मतलब है उसमें एक तरह से इंड्यूस करता है कोई डाइपोल को, और अगर डाइपोल इंड्यूस होगा इट मीन्स पोलराइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा इट मीन्स क्या है, तो मान लो अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा बॉन्ड बनाने के लिए। अगर मान लीजिए लिगेंड एल है, उसके अंदर पोलराइजेशन हो गया, सेपरेशन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए वो एक साइड पे है, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव साइड वाला पोल है वो मेटल एटम प्लेटिनम की तरफ भागेगा ताकि उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो और जब ये चीज़ होएगी तो रिजल्ट्स इन मोर इफेक्टिव बॉन्डिंग एंड हायर बॉन्ड एनर्जी इन प्लेटिनम एल, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर के अंदर क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपका। ओके बेटा, लेकिन क्योंकि जब वो बॉन्ड उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो उसे अपोजिट साइड पे जो लिगेंड लगा होगा उसका वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि प्लेटिनम और एक्स के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, किसकी, रिएक्टेंट की, यस, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा इट मीन्स क्या करेगा, ये जो हमारी रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो इजीली प्रोसीड हो जाएगी। ओके बेटा, क्लियर, यहाँ ये पॉइंट क्लियर है? अगर यहाँ इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो इस पॉइंट में। बोलिए बेटा, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर, एम आई ऑडिबल? अवनी, एम आई ऑडिबल बेटा? अवनी, यस सर। कुछ क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट?
जो अभी हमने डिस्कस किया है? यस सर। या कुछ कंफ्यूजन है? सर क्लियर है। ओके। दीक्षा, दोनों ही दीक्षा बता दो बेटा, पॉइंट क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। चलिए आगे प्रोसीड करें। कर लो सर। नेक्स्ट लेक्चर कब होता है तुम लोगों का? 11:40। चलो 2 लेक्चर तो हो चुके हैं, तुम कह रहे हो अगला भी कर लो, लेकिन मुझे लगता नहीं है अगला करना तुम्हारे लिए ठीक होगा। ओके, एक काम करता हूँ, हाँ मैं इस लेक्चर को यहीं ड्रॉप करता हूँ। अगर कुछ क्वेरी है किसी टॉपिक, इस टॉपिक में जो हमने डिस्कस किए हैं आज जितने भी, अगर इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ चीज़ कोई कंफ्यूजिंग लग रही है तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। आप पूछिए, आप मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझ में आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ। सब कुछ क्लियर है? चलिए बेटा, कल इसी टाइम, जो हमने आज का टाइम था, कल इसी टाइम हम लोग मीटिंग रखेंगे। ओके।